गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे तो लूसेंट मॉक टेस्ट है। इसमें हम लोग बायोलॉजी का है यह, और यह हम लोगों का जो हम लोग स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसका यह 24वां वीडियो होगा। इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं। और यह बायोलॉजी स्पेशल है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। ये बार बार आने वाला क्वेश्चन याद कर लीजिए, कैरोलस लीनियस। दूसरा, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताता है उनके क्या क्या बताएगा। तो यहाँ देखिए, तो वह बताता है उनका जाति और वंश। लेकिन पहले कौन होगा, तो पहले वंश होगा, दूसरा जाति होता है। तो दूसरे का आंसर क्या है, ए यानी वंश तथा जाति। तीसरा, अनुवांशिकी के जनक कौन वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम बताइए। अनुवांशिकी के जनक, तो उनका नाम है ग्रेगर जॉन मंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, मंडल है मेंडल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किसका, तो जीन शब्द का। तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जोहानसन ने किया था। किसने, तो जोहानसन ने। मेंडलीफ द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित हैं। कौन कौन होंगे तीनों महत्वपूर्ण संबंध, बताइए। इसमें दिया हुआ है जीन सहलग्नता लक्षण, पृथक्करण एवं स्वतंत्र अपूहन, ये तीनों है। कमेंट कीजिए। तो 5वें का उत्तर होगा आपका, यहाँ देखिए। सबसे पहला पृथक्करण, यानी उसको छांटिए, फिर स्वतंत्र अपूहन करिए, और तीसरा होता है प्रभाविकता का नियम, यानी उसका प्रभाव क्रिया पर वाली बात है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था। तो नाम बताना होगा कि किस महोदय ने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। याद कर लीजिए, भारत के वैज्ञानिक खुराना महोदय। अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा है, जेनेटिक्स शब्द गढ़ने वाले थे, उनका नाम है वाटसन। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यह पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो क्या नहीं होगा, भोजन नहीं बनेगा। जब भोजन नहीं बनेगा तो क्या ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। तो 8वें का बी, यानी भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ मिलेंगे, जहाँ लाइट नहीं है, यानी जड़ों की कोशिकाओं में। तो 9वें का आंसर है आपका ए, यानी जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है, प्रदान करने वाला प्लास्ट होगा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। तो यहाँ देखिए, यह क्रोमोप्लास्ट। 11, जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। जीव द्रव की बात हो रही है, तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो याद कर लीजिए, ऑक्सीजन। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैली सेप्टिकिमा है। तो यह तो सही है। दूसरा देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसका सही कौन है, 1 और 3। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप यानी प्लांट कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो क्या होता है, तो प्लांट कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, लेकिन एनिमल कोशिका में यह नहीं होता है। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है, गोल्गी काय क्या करता है। तो गोल्गी काय का प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन शुरू करना है, पाचक रस उत्पन्न करना है, या क्या करना है। तो 14 का उत्तर होगा आपका डी, यानी यह क्या है, स्रावी तंत्र है। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, गोल्गी काय को। यह ट्रैफिक पुलिस है, किसका, सेल का है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं पुरकिंजे ने किया था। दूसरा क्या है, जीव विज्ञान का जनक
अरस्तु को कहा जाता है, ये तो हम लोग पढ़ते आए हैं। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है, यह भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही होगा। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम प्रमुख भूमिका निभाता है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ओफियोलॉजी या छिपकली का अध्ययन, यह गलत है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। आगे देखते हैं। निम्न कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, यानी सेमी मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो कौन होगा? वह झिल्ली होगी। उसका नाम क्या होगा? वह प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो 18 में यहाँ देखिए, यह कोशिका झिल्ली की बात कर रहा है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने देखा होगा? उसी ने रेखांकित किया होगा। तो 19 का सही आंसर क्या है? याद कर लीजिए, वाटसन व क्रिक ने। एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा यानी 46 होगी। तो 20 में का सी है 21। परख नली शिशु के मामले में क्या होगा? निषेचन परख नली के अंदर होता है। शिशु का पूर्ण विकास परख नली के अंदर होता है। निषेचन गर्भाशय में होता है। भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए यहाँ पर सिंपल इतना ही काम होता है। निषेचन परख नली के अंदर होता है, बाकी सब काम यूट्रस में ही होता है। जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, उसको क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या कहेंगे उसको? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। मेंडल का आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पर आधारित था? मेंडल का आनुवंशिकी का सिद्धांत तो याद कर लीजिए सिंपल, वह था लैंगिक जनन पर आधारित था। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? पहला विकल्प विभिन्नताएं। आगे देखते हैं। जीवन संघर्ष, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, नए अंगों का अचानक विकास। तो लैमार्क महोदय का आंसर क्या हुआ? यहाँ देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी जिसका उपयोग होगा वह टिकेगा, जिसका उपयोग न होगा वह विलुप्त हो जाएगा। समरूप अंग होते हैं, यानी देखने में समान लेकिन उनका उद्भव अलग से होगा, यानी 25 का उत्तर यहाँ देखिए, कार्य करने में समान है। बस देखने यानी काम समान कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही तरह से दोनों उत्पन्न हुए हों। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो नेचुरल सिलेक्शन यह पुस्तक बार बार आता है, याद कर लीजिए, चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत याद कर लीजिए, ह्यूगो डी ब्रिज की बात है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान होते हैं, या उसका उल्टा है। समरूप था यानी कार्य करने में समान, लेकिन उनका विकास किसी दोनों में अलग अलग अंग से होगा। यहाँ देखिए, काम करने में दोनों में अंतर है, लेकिन उनकी मूल संरचना एक भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है। तो वे क्या कहलाएंगे? तो उसका उत्तर देख लीजिए, समजात अंग। जैसे मानव का आगे का हाथ है और जो चमगादड़ है उसका पंख है, दोनों सेम है, लेकिन वो उड़ने के काम है, और मानव का हाथ है शायद मानव लिखता है, पढ़ता है, खाना खाता है, लेकिन दोनों समजात अंग है। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो बात है यहाँ पर यूकैरियोटिक यानी सिंगल सेल की बात है। तो 29 का डी होगा। देखते हैं 29 का डी में क्या है। उसमें 80S कोशिकाएं पाई जाती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? आरएनए की बात हो रही है, तो तीनों बराबर होते हैं, एक अंतर होता है, उसका नाम बताइए। तो थाइमिन सब में होगा, तो कौन अलग है? तो तीसरे का उत्तर देखते हैं। तो तीसरे का सियान देखिए, थाइमिन में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार उपस्थित नहीं होता है आरएनए में? तो थाइमिन
की जगह पर क्या होगा, तो वह साइटोसिन रहता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस उपलब्ध होता है, तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यहाँ राइबोन्यूक्लिक एसिड में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो वह है थाइमिन, यानी साइटोसिन, एड्रीनिन, गुआनिन, ये तीनों में बराबर होंगे। चौथा बचा थाइमिन, तो थाइमिन डीएनए में होगा और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, तो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या न्यूक्लियस की बात है। तो देखते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस किसका, ऊर्जा किसका, तो कोशिका का। अंतःप्रदवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी हो जाती है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो वह यहाँ देखिए राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी हो जाती है। निम्न में से कौन मनुष्य का अवशेषी अंग है, यानी अवशोषण करने वाला अंग है, कौन कौन, पहला है कर्णपल्लव, और आगे देखते हैं त्वचा के बाल, आँख व हाथ, इसमें से मिलान करना है, कौन सा सही होगा। तो अवशोषी अंग यानी कुछ, तो कान क्या है, यह सुनने का काम करेगा, यानी कर्णपल्लव, और दूसरा कौन होगा आपका, तो त्वचा के बाल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से कौन सा नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात है, उसमें से कौन नहीं होगा, तो उसमें केंद्रिका नहीं होता है। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन है 80% से अधिक, तो याद कर लीजिए सिंपल, जल। लाइसोसोम भंडार है, लाइसोसोम भंडार किसका है, जल अपघटक एंजाइमों का, आरएनए एवं प्रोटीन का, वसा का या ग्लाइकोप्रोटीन का, तो लाइसोसोम यह भंडार है जल अपघटक एंजाइमों का। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो याद कर लीजिए फार्मर व मूरे ने बताया था। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन, तो काय की कोशिका में, लैंगिक कोशिका में, या जनन कोशिका में, या सभी में होता है इस तरह की परिघटनाएं। तो यहाँ देखिए, यह जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे कि मानव की उदाहरण। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, जो गुणसूत्र यानी गुणसूत्र को क्या कहेंगे, जीन, तो इसमें पाए जाने वाला क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, उसको जीन कहेंगे। तो देखते हैं 40 का उत्तर, उसको जीनोम कहेंगे, जीन नहीं जीनोम। निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक निम्न में से कौन सा है, जो पराबैंगनी किरणों यानी ईवी रे से बचाता है, तो वह है फाइकोसाइनिन, क्या नाम है, फाइकोसाइनिन। निम्न में से कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था है, कौन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलीफेज। सबसे आरंभिक और सबसे लंबी की बात है, जो सबसे आरंभिक होगा वही सबसे लंबी होती है, तो याद कर लीजिए प्रोफेज अवस्था। 44 नाभिक के अलावा कोशिका के किसी कोशिकांग में डीएनए होता है, नाभिक के अलावा अलग भी क्या होगा, तो किसी के कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। बताइए कहाँ पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम आल्टमैन ने की है। क्या किसने किया, आल्टमैन ने। निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, यानी कोशिका के भीतर कोशिका है, उसका नाम याद कीजिए, तो वह कौन सा है, सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर है आपको सूत्रकर्णिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया।
बोस इंडिकस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? क्या नाम है? बोस इंडिकस। तो यह वैज्ञानिक नाम है गाय का। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटीन बनाने की जो सबसे अंतिम क्रिया है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसलेशन। और निम्न में से किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है? तो किस कोशिका अंग में लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी काय में। और निम्न में से कौन कोशिका का नियंत्रक केंद्र है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र उसको कहेंगे केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो यह 50 क्वेश्चन का सेट था जो बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।